यूक्रेन पर रूस के ताबड़तोड़ हमलों के बीच नेटो के देशों में हड़कंप मच गया है। वो लगातार मीटिंग पर मीटिंग कर रहे हैं। वो रूस के खिलाफ नए सिरे से प्लान बना रहे हैं। एक तरफ रूस है, दूसरी तरफ यूक्रेन, और यूक्रेन के पीछे नेटो के जो देश हैं। पीछे हैं, साथ में नहीं है, पीछे, ध्यान रखिएगा। वो यूक्रेन को हथियार देने की रफ्तार बढ़ा रहे हैं। वो यूक्रेन को एयर डिफेंस सिस्टम से लैस करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं ज़ेलेंस्की, उनका कहना है कि भाई मेरे पास तो एयर डिफेंस सिस्टम सिर्फ 10% है लड़ने के लिए। खुद हवा में उड़ रहे हैं, लेकिन हवा में उड़ते चीजों को रोकने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, लेकिन लड़ाई में कूद रहे हैं। नेटो देशों के फुल एक्टिव होने के बाद रूस ने भी धमका दिया है कि अगर यूक्रेन को नेटो की सदस्यता दी गई तो थर्ड वर्ल्ड वॉर होने से कोई रोक नहीं पाएगा। रूस के सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी सेक्रेटरी हैं अलेक्जेंडर वेनेडिक्टोव। ये भाई साहब कह रहे हैं कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की लंबे समय से नेटो में शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं, जो तीसरे विश्व युद्ध का कारण बन सकती है। कीव अच्छी तरह से जानता है कि इस तरह के कदम का मतलब सीधा तीसरे विश्व युद्ध की गारंटी होगा। यूक्रेन के नेटो में शामिल होने को लेकर थर्ड वर्ल्ड वॉर की चेतावनी दी जा रही है, लेकिन सवाल यह है कि यूक्रेन का नेटो में शामिल होने का स्टेटस क्या है भाई। और जब आपको यह स्टेटस बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि कैसे अमेरिका और यूरोप के देश ये ज़ेलेंस्की और इसके यूक्रेन को बेवकूफ बना रहे बेवकूफ। यूक्रेन क्या है, लंबे समय से नेटो में शामिल होने की कोशिश कर रहा है। अरे भाई, अगर तुम इतना इसके साथ खड़े हो तो पहले तो नेटो में शामिल करो। वो नहीं कर रहे हैं। युद्ध के बीच 30 सितंबर को यूक्रेन ने नेटो के लिए ऑफिशियली अप्लाई भी कर दिया कि भैया हमको ले लो, अपने साथ ले लो। 30 सितंबर को कर दिया, लेकिन नेटो का सदस्य बनने के लिए उसके सभी सदस्य देशों का समर्थन जरूरी है। नेटो की सदस्यता कितने दिनों में मिलेगी, इसकी कोई तय समय सीमा भी नहीं है। तो ये भाई अपना लड़ रहा है, वो लोग पीछे से पंप कर रहे हैं, लेकिन नेटो में इसको नहीं ले रहे हैं। ये वो हालत है इसकी कि ये दौड़ रहा है, पीछे से नेटो देश जो है वो गाड़ी में इसको कह रहे हैं दौड़ो दौड़ो, बहुत अच्छा दौड़ रहे हो। ये कह रहा है मैं थक रहा हूं, मुझे गाड़ी में बैठा लो, मुझे थोड़ी दूर लेके चलना। गाड़ी में नहीं बैठाएंगे, गाड़ी साइड चलेगी, ये अकेला दौड़ता रहेगा और पीछे से गाड़ी में बैठे बैठे कहेंगे दौड़ो दौड़ो, अच्छा दौड़ रहे हो, हम लोग तुम्हारे साथ हैं। तो बैठाओ ना गाड़ी में भाई। मतलब सीधा है, यूक्रेन भले ही ये चाहे कि उसे जल्दी से जल्दी नेटो की सदस्यता मिल जाए, लेकिन ये इतना आसान है नहीं। यूक्रेन ने सबसे पहले 2008 में नेटो में शामिल होने के लिए अप्लाई किया था। कब? 14 साल पहले 2008 से कह रहा है ले लो नेटो में, तब भी नहीं लिए। तब क्या बोल के नहीं लिए? उस समय फ्रांस और जर्मनी ने कह दिया कि इस यूक्रेन में बहुत भ्रष्टाचार है, लोकतंत्र भी कमजोर है, इसलिए यूक्रेन को नेटो में शामिल करना सही नहीं होगा। तो जिस देश को भ्रष्टाचारी बता रहे थे, आज उसके पीछे खड़े होकर कह रहे हैं लड़ो लड़ो लड़ो। क्यों? क्योंकि वो रूस से लड़ रहा है। 2010 में यूक्रेन की नई सरकार ने नेटो में खुद शामिल होने से इनकार कर दिया। थोड़ा ईगो हर्ट हो गया तो कहा हम ही नहीं आएंगे, जाओ रखो तुम। वो ले नहीं रहे हैं, तुम क्या नहीं जाओगे? और बहाना क्या बनाया कि मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं गुट निरपेक्ष रहना चाहता हूं। अरे भाई, जब गुट निरपेक्ष रहना चाहते थे तो पहले अप्लाई क्यों किए, और अब क्यों चाह रहे हो कि चले जाओ? लेकिन 2014 में जब यूक्रेन और रूस में पहली बार तनाव बढ़ा और कुछ इलाके में छोटे युद्ध हुए, तो फिर से यूक्रेन ने नेटो में शामिल होने की कोशिश शुरू की। तो 2014 में फिर कोशिश की कि नेटो में, वही गाड़ी जिसमें ये लोग चलते हैं, इसको अकेले दौड़ा रहे हैं, गाड़ी में चल रहे हैं, उस गाड़ी में 2014 से इसको नहीं बैठाएं। 2014 से यूक्रेन कोशिश कर रहा है कि नेटो देशों में शामिल हो जाए, लेकिन इनको सदस्यता नहीं मिली। और ये आदमी इतना होशियार है कि उन्हीं नेटो के कई देशों के कहने पर रूस से भिड़ गया। यूक्रेन नेटो में क्यों शामिल नहीं हो पा रहा है? पहले तो लोकतंत्र और भ्रष्टाचार की दुहाई दी गई, लेकिन जब रूस यूक्रेन में युद्ध शुरू हो गया तो नेटो के देशों को लगता है कि अगर वो यूक्रेन को शामिल कर लेंगे तो रूस के साथ युद्ध बड़े पैमाने पर छिड़ जाएगा। इसलिए नेटो के देश यूक्रेन की मदद तो कर रहे हैं, लेकिन संगठन में शामिल नहीं हो रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। मतलब कहने को पश्चिमी मीडिया भले कहे कि रूस खत्म है, रूस के पास हथियार नहीं है, रूस का मनोबल गिर गया, सैनिक जो है भाग रहे हैं, वगैरह वगैरह वगैरह, लेकिन रूस से इन लोगों को इतना डर लग रहा है कि इनको लगता है कि अगर इसको नेटो में ले लिए तो एक तो नेटो में लेंगे तो इसको पीछे से पंप करके काम नहीं चलेगा, जाके लड़ना भी पड़ेगा। जाके लड़ना पड़ेगा तो अपने देश की हालत वैसे ही खराब है, उधर से रूस जो है वो अलग हमारे से भिड़ जाएगा। अभी तो सिर्फ पंप करने का काम है। तो बोले भले रूस खत्म हो रहा है, लेकिन इनको रूस से डर भी लग रहा है, ये नेटो देशों।
और इन्होंने अभी हालत क्या की हुई है, यूक्रेन नेटो में इसलिए शामिल होना चाहता है क्योंकि नेटो एक सैन्य संगठन है जिसका मुख्य उद्देश्य राजनीतिक और सैन्य साधनों के जरिए संयुक्त रूप से सभी सदस्य देशों की सुरक्षा करना है। इसका गठन 73 साल पहले 1949 में हुआ। अमेरिका और कनाडा के अलावा यूरोप के 28 देश इसमें शामिल हैं और कुल इसमें 30 देश हैं। तो जरा आपको नेटो के बारे में भी बता देता हूं, बड़ा इसका जिक्र होता है कि नेटो देश, नेटो देश। नेटो का फुल फॉर्म क्या होता है? इसको कहते हैं NATO, जिसका मतलब है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो NATO, नेटो। और इसमें कुल देश कितने हैं? इसमें कुल देश हैं 30। यूक्रेन कह रहा है कि भाई हमको भी शामिल कर लो, लेकिन ना, तुमको नहीं शामिल करेंगे। 30 रख सकते हैं कि 31वां नहीं ले रहे हैं। क्यों? सच्चाई ये है, रूस से डरते हैं लोग। इसमें कौन कौन सा देश है? यूएस हो गया, कनाडा हो गया, इसके बारे में आपको बताया ही था। इसके अलावा जो बड़ा देश जो पीछे से पंप कर रहा है, ब्रिटेन हो गया, ये भी नेटो के अंदर आता है। फिर फ्रांस है, फ्रांस भी नेटो के अंदर आता है। जर्मनी है। ये आपको बड़े देश बता रहा हूं, तो ऐसे 30 हैं। टर्की, स्पेन हो गया, वो भी नेटो के अंदर आता है। और इटली, ग्रीस, ये सारे देश, ये कई यूरोपीय देश हैं। डेनमार्क हो गया, नॉर्वे, इसमें सब शामिल। और इसमें से 14 देश ऐसे हैं, 14 देश। ये 14 देश क्या हैं भाई? ये 1999 के बाद शामिल हुए हैं। जबकि आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि एक देश है नॉर्थ मैसिडोनिया। ये देश आपको पता है नेटो में कब शामिल हुआ? ये नेटो में गया 2020 में, 2020 में। तो जिनको यकीन नहीं हो रहा कि नेटो के देश रूस से घबराते हैं इसलिए यूक्रेन को नेटो में नहीं ले रहे, आप देखिए नॉर्थ मैसिडोनिया को ये लोग नेटो में ले लेते हैं 2020 में। और यूक्रेन कब से हाथ पैर मार रहा है? 2008 से मारा, 2010 में कैंसिल किया, 2010 में, और फिर 2014 से हाथ पैर मार रहा है कि हमको नेटो में ले लो। ये मैसिडोनिया आ जाएगा नेटो के अंदर, लेकिन यूक्रेन को ये लोग नहीं ले रहे हैं। और ज्ञान देंगे कि रूस जो है वो तो कुछ नहीं है, उससे क्या फर्क हमको पड़ता है। तो ये लोग मूर्ख बना रहे हैं यूक्रेन को, और ये ज़ेलेंस्की को समझ में नहीं आ रहा है। पश्चिमी देशों को पता है कि अगर यूक्रेन को नेटो में शामिल किया तो पुतिन किसी भी हद तक चला जाएगा। लेकिन यूक्रेन की नेटो सदस्यता पर अब तक कोई फैसला नहीं हो पाया। उधर पश्चिमी देश सिर्फ हथियार देकर ही इस युद्ध को लंबा खींचने में जुटे हुए हैं। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री बेन वॉलेस ने कहा है कि यूक्रेन को अगले 2 साल तक के लिए हथियारों से लैस करने पर पश्चिमी देश काम कर रहे हैं। मतलब अभी ये चाहते हैं कि यूक्रेन 2 साल लड़ता रहे, युद्ध खत्म करने का प्लान नहीं है। हमारे सहयोगी हर तरह की तकनीक से लैस हैं, चाहे वो पारंपरिक हथियार हो या फिर परमाणु हथियार हो। रूस पूरी दुनिया में अलग पड़ चुका है, उसके पास सप्लाई चेन नहीं है, जबकि पश्चिमी देशों के पास सप्लाई चेन है। नई सप्लाई चेन भी बना रहे हैं जिससे पश्चिमी देश यूक्रेन को अगले 2024 तक हथियार सप्लाई कर सकें। पर सवाल यह है कि तुम हथियार क्यों दे रहे हो भाई? उसको नेटो में लो, जाके खुद लड़ो। खुद क्यों नहीं लड़ते हो? पर ये यूक्रेन को समझ में आए तब तो, उसकी बुद्धि काम करे तब तो, कि ये लोग मुझे लटका के छोड़ दिए हैं। और ये लोग क्या हालत बना दिए हैं, जैसे हमारे यहाँ इंडिया में क्या होता है कि अगर लड़की का ब्याह हो तो कहते हैं लोग, रिश्तेदार जो हैं वो कहते हैं तुम करो ना भाई, ब्याह करो, अलमीरा जो है वो फूफा देंगे, और जो बेड है जो वो मौसी बनवा के दे देंगी, और जो फ्रिज है वो फलाना दे देंगे। दहेज प्रथा खराब है, लेकिन ये चर्चा चलती है घर के अंदर कि भाई उसकी गृहस्थी में, दहेज के तौर पे नहीं, गृहस्थी के लिए भी अगर कुछ देना होगा तो इस तरह से दे देंगे। लोग चर्चा करते हैं, देना ही नहीं चाहिए पहली बात तो, लेकिन देने में ऐसा ही कहते हैं कि फूफा ये देंगे, मौसी ये देंगी, चाचा छोटे वाले ये दे देंगे, अलीगढ़ वाली मौसी ये दे देंगी, सब कुछ कुछ दे देंगे। लेकिन बेटी का ब्याह करना आपको ही पड़ेगा, सारी जिम्मेदारी आपकी होगी, टेंशन आपकी होगी। कुछ दिन पहले ये लोग घर पर आ जाएंगे बस।
वैसे ही ये लोग, अमेरिका फूफा बना घूम रहा है कि हम तुमको ये दे देंगे। ब्रिटेन जो है वो मौसा जी बने हुए घूम रहे हैं कि तुम हमारे से ये ले लो। जर्मनी और फ्रांस जो हैं वो छोटे और मंझले चाचा बन के घूम रहे हैं कि हम तुमको ये दे देंगे, लेकिन ब्याह तुम करोगे, मतलब लड़ोगे तुम, हम तुम्हारे साथ नहीं आएंगे। ये हालत इन्होंने यूक्रेन की बना के छोड़ दी। पश्चिमी देश इसी तरह से यूक्रेन को हथियार देकर युद्ध खींचने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि पश्चिमी देश खुद लड़ने के लिए आएंगे तो वर्ल्ड वॉर हो जाएगा। और ये वर्ल्ड वॉर कब न्यूक्लियर वॉर में बदल जाएगा कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि पुतिन लगातार धमकियां देते रहे हैं कि वो न्यूक्लियर बटन दबाने से नहीं हिचकेंगे, क्योंकि रूस परमाणु हमले के लिए पूरी तरह तैयार है। अगर यूक्रेन और नेटो देशों ने क्रीमिया हमले वाली कोई बड़ी गलती की तो रूस न्यूक्लियर बटन दबा देगा। और पुतिन को लेकर लोग शक ना करें कि ये सिर्फ धमकाता है, पुतिन कर देंगे, ये पता है नेटो देशों को, इसलिए वो घबराते हैं। लेकिन अगर परमाणु हमला हुआ तो इस हमले से कैसी और कितनी तबाही होगी, इसे भी आज आपको अच्छे तरीके से समझा देता हूं। इसे लेकर कुछ महीने पहले अमेरिका की एक जानी मानी संस्था है प्रिंसटन यूनिवर्सिटी, उसने एक रिपोर्ट जारी की थी और मैं आपको दिखाता हूं वो रिपोर्ट क्या कहती है। जरा उस रिपोर्ट को यहां वॉल पर डालिए, आपको दिखेगा कि किस तरह से परमाणु युद्ध होगा, उसकी डिटेलिंग इस रिपोर्ट में। यह पूरा हिस्सा जो आप देख रहे हैं इसमें दिखाया गया है कि किस तरह से न्यूक्लियर वॉर होगा। आप देखिए यहां पर दिखाया गया है कि सबसे पहले रूस जो है वो न्यूक्लियर हमला करेगा। ये जो आप गोल हिस्सा देख रहे हैं, ये रूस जो है वो न्यूक्लियर हमला करेगा और यूक्रेन का जो हिस्सा है रूस के पास, वहां पर अटैक करेगा। कितने लोग मरेंगे, कितने घंटे में मरेंगे, अभी सब इस रिपोर्ट में है, अभी आपको दिखाऊंगा। इसमें लाल रंग के जो परमाणु हथियार दिख रहे हैं, ये परमाणु हथियार हैं। ये लाल जो है, ये देखिए कैसे परमाणु होगा, हमला होगा, वो आपको दिखा रहा हूं। इसमें लाल रंग का जो हिस्सा आपको दिखेगा, क्लोज शॉट दिखाइए, ये लाल वाला आप देख रहे हैं, ये जगह है रूस के अंदर, कैलिनिनग्राद, और पहला हमला यहीं से होगा। और नीले रंग का जो हिस्सा दिखेगा वो आप देखिए, वो नेटो देशों का जो हमला होगा। तो पहला परमाणु मिसाइल हमला रूस के कैलिनिनग्राद से होगा, यह कहा जा रहा है, और यह नाटो देश जर्मनी के नजदीक है, तो यहां जर्मनी पर हमला होगा। और इस हमले के तुरंत बाद रूस पर भी ऐसा ही परमाणु हमला होगा। आप देख रहे हैं किस तरह से अलग अलग हमले हो रहे हैं। ये लाल वाला जो आप देख रहे हैं ये रूस का है, और नीला हमला जो देख रहे हैं वो रूस का है। तो इतनी जगह पर परमाणु हमला हो जाएगा, ताबड़तोड़। और कहा जा रहा है कि रूस के अलग अलग हिस्सों से करीब 300 वॉरहेड यानी 300 परमाणु हथियार, लड़ाकू विमान और मिसाइल से यूरोप में मौजूद नेटो देशों पर हमला होगा। और इस हमले का जवाब देने के लिए यूरोप से 180 परमाणु हथियार, ये देख रहे हैं, नेटो देश भी बराबर हमला करेंगे। और दोनों तरफ से जो हमला होगा उससे कहा जा रहा है, इसकी एक रिपोर्ट आपको बता देता हूं, ये अभी पकड़ के रखिएगा स्क्रीन। 3 घंटे में कितने लोगों की मौत होगी? 26 लाख लोग, 26 लाख लोग मर जाएंगे परमाणु हमले में मात्र 3 घंटे के अंदर। दोनों ही तरफ से, रूस में भी मरेंगे, नेटो देशों में भी मरेंगे। और इस हमले के बाद यूरोप के नाटो देश बर्बाद हो चुके होंगे, इसलिए अगला सबसे बड़ा हमला कौन करेगा? अमेरिका की तरफ से होगा। और इस परमाणु हमले में अमेरिका जो है, जरा अमेरिका वाला हिस्सा दिखाइए कि अमेरिका से हमला होगा तो कैसा होगा। इसमें देखिए, इसके बाद ये अभी आपने यहां तक देखा, अब यहां से अमेरिका जो है वो इस तरफ से जो हमला कर रहा है वो रूस के ऊपर करेगा। और अमेरिका के लिए कहा जा रहा है वो 600 परमाणु हथियार से हमला कर देगा। इसमें लॉन्ग रेंज मिसाइल और समंदर में तैनात सबमरीन्स का भी इस्तेमाल होगा। अमेरिका को जवाब देने के लिए रूस भी इतना ही बड़ा हमला करेगा। और अमेरिका पर यह हमला होगा तो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी कह रही है कि जब यह हमला होगा कि अमेरिका और रूस जो है वो आपस में भिड़ जाएंगे, तो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट के मुताबिक 45 मिनट में, 45 मिनट के अंदर, जब रूस और अमेरिका एक दूसरे पर परमाणु हमला कर रहे होंगे, 34 लाख लोग मरेंगे। 34 लाख, यानी 3 घंटे 45 मिनट के अंदर करीब करीब 60 लाख लोगों की मौत हो चुकी होगी अगर परमाणु युद्ध शुरू हो गया। और इसके बाद भी अगर यह युद्ध खत्म नहीं हुआ तो और बड़ा परमाणु हमला होगा, और इसमें नेटो और रूस के करीब 30 बड़े शहर पूरी तरह से बर्बाद हो चुके होंगे।
और जब यह तीसरा राउंड होगा परमाणु हमले का, तो इसमें 45 मिनट के अंदर यह कहा जा रहा है कि करीब करीब 85 लाख लोग जो हैं वो मारे जाएंगे। तो यानी मोटे तौर पर अगर आप देखिएगा तो 3 घंटा और 1.5 घंटा इधर, 1.5 घंटे के अंदर करीब करीब 1.5 करोड़ लोगों की मौत हो जाएगी। 1 करोड़ 45 लाख है, लेकिन इसका कोई गारंटी थोड़ी कितना मरेंगे। करीब करीब 1.5 करोड़ लोग मर जाएंगे 4.5 घंटे के अंदर।